Welcome back, students. Let us continue with the second chapter of history, New Kings and Kingdoms. And today our topic is warfare for wealth. You may have noticed that each of these ruling dynasties was based on a specific reason. At the same time, they tried to control other areas. कि जो पहले डायनेस्टीज होती थी उन वाज बेस्ड इन स्पेसिफिक रीजन, एक एरिया में फिक्स रहती थी. लेकिन मैंने आपको उस दिन मैप में दिखाया था ना कि दे हैव फ्लक्चुएटिंग बॉर्डर्स. उनके जो बॉर्डर्स होते थे वो फ्लक्चुएट करते रहते थे. मीन्स हर रूलर अपनी डायनेस्टी को, अपने जो किंगडम है उसका एरिया को इंक्रीज करने में लगा रहता था. एट द सेम टाइम दे ट्राई टू कंट्रोल अदर एरियाज. तो वो दूसरे एरियाज को कंट्रोल करने में लगा रहता था. वन पर्टिकुलरली प्राइज एरिया वाज द सिटी ऑफ कन्नौज इन द गंगा वैली. तो एक एरिया है कन्नौज कि क्यों कंट्रोल करना चाहते हैं? वो कंट्रोल करना चाहते हैं क्योंकि उनको दूसरे उस एरिया से रिसोर्सेज अच्छे मिलेंगे, इनकम अच्छी मिलेगी. कि पहले जो मेन इनकम का सोर्स होता था वो एग्रीकल्चर होता था. तो जो एरिया एग्रीकल्चर वाइज ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, सभी किंगडम जो होते थे, सभी जो रूलर्स होते थे उसको कंट्रोल करने में लगे रहते थे. तो रूलर्स बिलोंगिंग टू गुर्जारा, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा, पाला डायनेस्टीज फोर्ट फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज. मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी कि ये पालाज, गुर्जारा, प्रतिहारा और ये राष्ट्रकूटा, मीन्स तीनों ही ये जो मेन रूलर्स थे उस टाइम के, उस डायनेस्टी के, दे ऑल ट्राई टू कंट्रोल ओवर कन्नौज. कन्नौज को कंट्रोल करना चाहते थे. क्यों? कन्नौज एक यूपी का पार्ट है. अभी तो आजकल तो एक सिटी है, लेकिन उस टाइम 8th सेंचुरी में ये बहुत ही फर्टाइल एरिया, बहुत प्रोस्पर एरिया था. तो सारे जो थे इसको कंट्रोल करना चाहते थे. तो इसको बोलते हैं थ्री पार्टी स्ट्रगल. मतलब कि 3 पार्टीज हो गई ना यहाँ पर. ठीक है, कौन कौन सी पार्टीज होगी? गुर्जारा, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा एंड पाला. तीनों ही कंट्रोल करना चाहते हैं किस पर? कन्नौज पर. तो इसे हम बोलते हैं 3 पार्टी स्ट्रगल. स्टूडेंट्स माइंड इट, ये आपको 1 वर्ड आंसर में आ सकता है कि 3 पार्टी स्ट्रगल में कितनी पार्टीज थी, कौन कौन था और कहाँ पर वो कंट्रोल करना चाहते थे. कहाँ पे कंट्रोल करना चाहते थे? वो कन्नौज पे करना चाहते थे. कौन कौन सी रूलर से? गुर्जारा, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा एंड पाला डायनेस्टीज. नेक्स्ट, as we will see, ruler also try to demonstrate their power and resources by building their large temples. आज हम लोग कैसे डेमोन्स्ट्रेट करते हैं? बहुत बड़े बड़े घर बनवा लेते हैं, महंगी महंगी गाड़ियाँ ले लेते हैं, एक्सपेंसिव फोन्स रखते हैं. लेकिन उस टाइम ऐसी चीज़ें, लग्जरी चीज़ें नहीं हुआ करती थी. तो जो किंग्स होते थे, जो रूलर्स होते थे, वो अपनी प्रोस्पेरिटी को शो करने के लिए बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाते थे, फोर्ट्स बनवाते थे, बिल्डिंग्स बनवाते थे. So when they attacked one another kingdom, they often choose to target temples, which were sometimes extremely rich. तो जब वो दूसरे किंगडम पर अटैक करते थे तो वो किसको टारगेट करते थे? टेम्पल्स को टारगेट करते थे. क्योंकि उनको पता है कि राजा ने अपना सारा जो पैसा है वो कहाँ लगाया होगा? टेम्पल्स पर. मीन्स जो गोल्ड की, डायमंड्स की, डाइटीज की मूर्तियाँ बनवाते थे जो किंग्स होते थे. One of the best known of such ruler is सुल्तान मोहम्मद गजनी, अफगानिस्तान. सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है इसमें वो सुल्तान मोहम्मद गजनी है अफगानिस्तान का. तो गजनी, ये गजनी आमिर खान वाला गजनी नहीं है, ये गजनी जो अफगानिस्तान का रूलर था. He ruled from 1997 to 1030 and extended control over parts of Central Asia. उसने ये 1997 से लेकर 1030 तक रूल किया, कंट्रोल पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया, ईरान एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट. ही रेडेड द सब कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट एवरी ईयर. कि वो हर साल, मतलब कि उसने अगर 30 साल, मतलब कि टोटल 33 ईयर्स तक उसने रूल किया है, तो वो हर साल में उसने 17 टाइम्स इंडिया पर अटैक किया था. और वो उसका अटैक का मेन टारगेट होता था, क्या होता था? टेम्पल्स. वो इंडिया में स्टैब्लिश होने के लिए नहीं आया था, वो एक लुटेरे की तरह आता था, रोबर की तरह आता था, टेम्पल्स को टारगेट करता था. टेम्पल्स में से जो मूर्तियां हैं, गोल्ड होता था, वो सब लेता था और चला जाता था. तो
तो हिज टारगेट्स वर वेल्दी टेम्पल्स इंक्लूडिंग डेट ऑफ सोमनाथ गुजरात। गुजरात का सोमनाथ टेम्पल बहुत फेमस था। कहते हैं कि उसकी जो घंटियां होती थी, घंटियां जो घंटी की जो चेन होती है वो सब गोल्ड की थी। तो वो सब जो मोहम्मद गजनी है वो 17 टाइम्स उसने उस पर अटैक किया और वहां से सारा वेल्थ लेके आया। मच ऑफ द वेल्थ मोहम्मद कैरीड अवे वाज यूज्ड टू क्रिएट स्प्लेंडेड कैपिटल सिटी एट गजनी। और वो अपना पैसा कहाँ लेकर गया? गजनी, जो उसका कैपिटल थी, और वहीं पर उसने उस पैसे को खर्च किया क्योंकि वो इंडिया में तो रहता नहीं था। Sultan Muhammad was also interested in finding out more about the people he conquered and entrusted a scholar named Al-Bruni। मैंने आपको बताया था ना कि जो इंडियंस रूलर्स होते थे वो भी ब्राह्मण्स को अपने कोर्ट में रखते थे। क्यों? प्रशस्ति बनवाने के लिए। उसी तरह से ये जो सुल्तान मोहम्मद था, गजनी था, उसने भी एक स्कॉलर को रखा हुआ था अपनी कोर्ट में जिसका नाम था एल-ब्रूनी। क्या नाम था? एल-ब्रूनी। तो उसने अपने बारे में एक बुक लिखवाई जिसका नाम था किताबुल हिंद। ठीक है, बुक का नाम क्या है? किताबुल हिंद। किसने लिखी है? ये एल-ब्रूनी ने लिखी है। इसमें क्या लिखवाया उसने अपने जो उसने इंडिया पे अटैक किए हैं उसके बारे में लिखवाया है कि हाँ, हम ये नहीं कहते कि जो किताबुल हिंद में उसने सब कुछ ट्रू ही लिखवाया होगा, लेकिन ये हिस्टोरियंस के लिए एक बहुत बड़ा सोर्स है हिस्ट्री के लिए। He consulted संस्कृत स्कॉलर्स टू प्रिपेयर हिज अकाउंट। उसने कई सारे संस्कृत स्कॉलर्स के साथ मिलकर बुक लिखी। बुक का नाम है किताबुल हिंद। अदर किंग्स हु एंगेज्ड इन वॉरफेयर इंक्लूडेड चमानास, लेटर नोन एज चौहान। चौहान को हम चमानास बोलते हैं। हु रूल्ड ओवर द रीजन अराउंड दिल्ली एंड अजमेर। दे अटेम्प्टेड टू एक्सपैंड देयर कंट्रोल टू द वेस्ट एंड द ईस्ट वेयर दे वर अपोज्ड बाय चालुक्यास ऑफ गुजरात। जो दिल्ली और अजमेर में चौहान्स का रूल था, उन्होंने अपने किंगडम को बढ़ाने के लिए चालुक्यास और गुजरात पर एक्सपेंड करना चाहा जहां पर उन्हें अपोज हुआ। एंड द गढ़वाल्स ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के जो गढ़वाल थे उन्होंने अपोज किया। द बेस्ट नॉन चमान्स रूलर वाज पृथ्वीराज थर्ड who defeated an Afghan ruler named Sultan Muhammad Ghori in 1191। कि इनमें से पृथ्वीराज चौहान थर्ड बहुत फेमस रूलर है चौहान्स का। Who defeated an Afghan ruler named सुल्तान मोहम्मद गोरी। उसने मोहम्मद गोरी को 1191 में हराया था, लेकिन उसने क्या गलती की? उसने उसको किल नहीं किया, उसने उसको मारा नहीं। कि आपको पता ना कि इंडियन रूलर जो होते थे ना बहुत काइंड होते थे, तो वो उसने उसको छोड़ दिया। और क्या किया फिर मोहम्मद गोरी ने नेक्स्ट ईयर 1192 पर उस पर दोबारा से अटैक किया। और ये एक बहुत लंबी स्टोरी है कि जयचंद उसका एक फ्रेंड होता था, उसका मंत्री था जिसने उसको चीट किया। और फिर मोहम्मद गोरी ने उसको, जो पृथ्वीराज चौहान था, उसको हरा दिया। और उसके साथ ही जो रूलर्स थे उस दिल्ली सुल्तान्स का किंगडम स्टार्ट हो गया। ये मोहम्मद गोरी है। नेक्स्ट टॉपिक इज स्प्लेंडेड टेम्पल एंड ब्रोंज स्कल्पचर्स। द बिग टेम्पल्स ऑफ तंजावर एंड गंगाडीकोंडा Cholapuram, built by Rajaraja and Rajendra, are architectural and sculptural marvelous। जैसे मैंने आपको बताया कि जो पहले जो रूलर्स होते थे बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाते थे और स्कल्पचर मार्वलस मीन्स मूर्तियां बनवाते थे बहुत बड़ी बड़ी मेटल की। तो उस टाइम के चोला टेम्पल्स ऑफन बिकेम द न्यूक्लियो ऑफ सेटलमेंट्स। जो चोला टेम्पल्स थे, जो साउथ के कर्नाटका के चोला रूलर्स थे, उनके जो टेम्पल्स है डेट आर द बिकेम द न्यूक्लियो सेटलमेंट्स। न्यूक्लियो सेटलमेंट्स मीन्स सेंटर बन जाता था जहां मंदिर बनते थे, लोग उसी के आसपास रहना शुरू कर देते थे। क्यों रहना शुरू कर देते थे? क्योंकि मंदिर के आसपास ही कौन रहेंगे? प्रीस्ट रहेंगे, पुजारी रहेंगे, ठीक है, फूलों का जो मालाएं बनाएंगे वो रहेंगे, जो टेम्पल्स में सफाई वगैरह करेंगे वो भी वहाँ आसपास रहेंगे, जो टेम्पल्स में भजन गाएंगे, डांस करेंगे वो भी वहीं रहेंगे। तो टेम्पल्स ही जो थे न्यूक्लियो सेटलमेंट्स बन गए थे।
दीज वर द सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, और उसी के आसपास क्राफ्ट प्रोडक्शन के लोग, क्राफ्ट प्रोडक्शन मीन्स जो आर्ट से रिलेटेड है, मूर्तियां बनाने वाले हैं, ये सब रहने लगे थे। टेम्पल वर ऑल्सो एंडोर्ड विद लैंड बाय रूलर्स एज वेल एज बाय अदर्स। तो टेम्पल्स की जमीन कहाँ से आती थी? जैसे हम पहले भी हम लास्ट वीडियो में बता चुके हैं कि टेम्पल्स की जो लैंड है वो रूलर्स देते थे, किंग्स होते थे, वो बनवाते थे। द प्रोड्यूस ऑफ दिस लैंड वेंट इनटू मेंटेनिंग ऑल स्पेशलिस्ट हु वर्कड एट द टेम्पल। जो टेम्पल की जो लोग थे, टेम्पल में काम करने वाले लोग होते थे, उनकी मेंटेनेंस का सारा खर्चा वही उठाते थे, क्योंकि उनको भी तो लिविंग चाहिए ना, उनका भी तो दे हैव टू फुलफिल देयर नीड्स। जो प्रीस्ट हैं, गार्लैंड मेकर्स हैं, जो फूलों के हार बनाते हैं, कुक्स हैं, मतलब कि जो मंदिर में प्रसाद या भोग बनाते हैं, स्वीपर्स हैं जो मंदिर में साफ सफाई का काम करते हैं, म्यूजिशियंस हैं जो मंदिर में भजन गाते हैं, डांसर्स हैं। साउथ इंडिया के जितने भी टेम्पल्स होते थे वहाँ पर डांस परफॉर्म, मतलब कि ये आजकल के डांस नहीं, हिप हॉप या सालसा नहीं, क्लासिकल डांस, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, इस तरह के डांसेस हुआ करते थे। इन अदर वर्ड्स, टेम्पल्स वर नॉट ओनली प्लेसेस ऑफ वर्शिप, दे वर द हब ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ एज वेल। कि टेम्पल्स सिर्फ पूजा का स्थान नहीं होते थे, टेम्पल्स हब होते थे इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल लाइफ का। Among the crafts associated with temples, the making of bronze images was the most distinct. Bronze image, bronze मतलब पीतल की, टेम्पल्स के साथ साथ पीतल की बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई जाती थी, वो भी बहुत सुंदर। जो पूरे जो चोला ब्रॉन्ज इमेज वर कंसिडर अमंगस्ट द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। कि चोला की बनाई हुई ये ब्रॉन्ज इमेजेस वर्ल्ड में सबसे सुंदर मानी जाती थी उस टाइम। वाइल मोस्ट इमेजेस वर ऑफ डाइटीज, मतलब कि ज़्यादातर मूर्तियाँ भगवान की बनती थी, डाइटिस मीन्स भगवान की मूर्तियाँ बनती थी। सम टाइम इमेजेस वर मेड ऑफ डिवोटीज एज वेल, लेकिन कुछ जो डिवोटीज कौन होते हैं, जो ईश्वर को, जो मूर्ति को पूजा करते हैं, तो उनकी भी इमेजेस बनती थी। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। थैंक यू।